हेलो हाय नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2025 के मेंस के जीके जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कल ही इसका आंसर किया आया था। काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी हैं। तो पूरा एक डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल द जीके 360 पर डाल रखी है, आप इसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, इन पीएम यशस्वी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यशस्वी। पीएम यशस्वी में यशस्वी का फुल फॉर्म क्या है पूछा गया है। पहला ऑप्शन है यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया, जीवंत भारत के लिए युवा उपलब्धि छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना। तो यही इसका राइट आंसर है। फर्स्ट इसका राइट आंसर है। यशस्वी स्कीम जो है, जैसा कि ऑप्शन में ही क्लियर है, यह एक स्कॉलरशिप स्कीम है, स्कॉलरशिप योजना है, जो कि क्लास 9 से लेकर क्लास 9 से 11 के स्टूडेंट्स के लिए यह योजना चलाई गई है, जिसमें इसका टारगेट रखा गया है। इसका एम है कि ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी एक टर्म होता है, काफ़ी बार पूछा गया है। वैसे ट्राइब्स जो कि डी नोटिफाइड हैं, डी नोटिफाइड ट्राइब्स के लिए यह योजना चलाई गई है, जिसमें उन्हें स्कॉलरशिप दिया जाएगा। याद रखिएगा, यह जो स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा चलाई जा रही है। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया ए। इसका एग्ज़ाम जो है वह एनटीए के द्वारा लिया जाता है। एनटीए इसके एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल, एज पर स्टेट ऑफ द जुडिशरी रिपोर्ट 2023 ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स हैव रैंप फॉर पीडब्ल्यूडीज। स्टेट ऑफ द जुडिशरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार डैश जिला न्यायालय परिसर में पीडब्ल्यूडी के लिए रैंप है। कितने परसेंट जिला न्यायालय में पीडब्ल्यूडी रैंप है। पीडब्ल्यूडी को पर्सन विथ डिसेबिलिटी कहा जाता है। यह जो रिपोर्ट है, यह रिपोर्ट एक संस्था के द्वारा की गई है, जिसका नाम है दक्ष एक संस्था है जो कि लीगल ऑर्गेनाइजेशन है। ये लीगल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने यह रिपोर्ट तैयार की है कि भारत के जो जितने भी जिला न्यायालय परिसर हैं, उसमें दिव्यांगों के लिए 75% जिला न्यायालय परिसर है जिनके लिए रैंप की सुविधा उपलब्ध है। तो बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड लैंग्रेज पॉइंट आर L1 एंड L2 लोकेटेड अबाउट डैश मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम अर्थ। सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले लैंग्रेज बिंदु L1 और L2 पृथ्वी से लगभग कितने मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है। इसे मैंने जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा रखा है। वैसे भी यह सवाल कई बार पूछा जा चुका है, यानी यह रिपीटेड है। L1 और L2 इनकी पृथ्वी से कुल दूरी जो है, पृथ्वी से दूरी 1.5 मिलियन किलोमीटर है। तो इसका राइट आंसर होगा, सवाल पूछा गया है मिलियन किलोमीटर में, यानी सी इसका राइट आंसर है। अब L1 और L2 क्या है, तो यह एक ऐसा बिंदु है जहाँ से सौर मिशन का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच, सूर्य की ओर है आदित्य L1, यह सूर्य की ओर है, और L2 जो है वह सूर्य के विपरीत है, सूर्य के विपरीत है, यानी पृथ्वी के पीछे है। तो यह जो बिंदु है L1 और L2, इससे सूर्य का अध्ययन करने में मदद मिलती है। लैंग्रेज पॉइंट एक टर्म आया है, लैंग्रेज पॉइंट। यह एक ऐसा पॉइंट है जहां दो पिंडों का जो ग्रेविटी है वह बैलेंस होता है।
ग्रेविटी बैलेंस होता है। तो लैग्रेंज बिंदु जहाँ की दोनों का गुरुत्वाकर्षण भी संतुलित होता है वह पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर है। तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पारस टेलीस्कोप डेवलप्ड बाय द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी PRL इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। PRL के द्वारा विकसित पारस टेलीस्कोप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो पारस का फुल फॉर्म जानना जरूरी है। पारस का फुल फॉर्म है PRL एडवांस्ड रेडियल वेलोसिटी आबू स्काई सर्वे। वेलोसिटी आबू स्काई सर्वे। क्लियर हो गया। आबू यानी यह माउंट आबू में स्थित है। डी इसका राइट आंसर है। माउंट आबू में गुरु शिखर के पास, गुरु शिखर पर्वत है उसी के पास यह स्थित है। इसका उद्देश्य है, पारस का उद्देश्य है दूसरे सौरमंडल के ग्रहों की खोज, दूसरे सौरमंडल के ग्रहों की खोज। याद रखिएगा यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह एशिया का पहला स्पेक्ट्रोग्राफ है, एशिया फर्स्ट स्पेक्ट्रोग्राफ है। क्लियर है। तो राइट आंसर हो गया डी माउंट आबू। अगला सवाल, व्हाट वाज द टाइम फ्रेम फॉर द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया। भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना टाइम पीरियड क्या था, 51 से 56। पहली पंचवर्षीय योजना फर्स्ट जो थी 1951 से 56 के बीच थी, जिसमें कृषि और सिंचाई पर विशेष फोकस दिया गया था, एग्रीकल्चर पर फोकस था। सेकंड जो पंचवर्षीय योजना थी वह 1956 से 61 के बीच, जिसमें भारी उद्योग पर विशेष ध्यान दिया गया, भारी उद्योग पर। थर्ड पंचवर्षीय योजना यह 1961 से 66 के बीच का था और इस पे आत्मनिर्भरता पर फोकस किया गया, आत्मनिर्भरता। अब यहाँ इम्पोर्टेंट है प्लान हॉलिडे के बारे में। प्लान हॉलिडे जो कि थर्ड पंचवर्षीय योजना के बाद आया था और यह 1966 से 69 के बीच था। ठीक है, क्लियर है। तो बी इसका राइट आंसर है। एक इन्फॉर्मेशन और देना है, भारत में अब तक 12 पंचवर्षीय योजना आए हैं, 5 ईयर्स प्लान आए हैं, जो कि 12 ही लास्ट था 2012 से 17 के बीच का। उसके बाद नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग 2015 से अब प्लानिंग का काम कर रहा है, योजना आयोग की जगह ले चुका है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद इसे समाप्त कर दिया गया था। तो यह एक अंतिम योजना है, अंतिम 5 ईयर प्लान है। तो बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन अंडर थर्ड 5 ईयर प्लान। निम्नलिखित में से कौन तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत योजना आयोग का अध्यक्ष था। आपको पता होगा योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं, इन्हें पदेन अध्यक्षता प्राप्त होती है। बाय डिफ़ॉल्ट रूप से प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना इसका टाइम पीरियड था 1961 से 66 के बीच, अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने। तो इस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू 1964 तक 1964 तक प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, 1964 तक प्रधानमंत्री रहे थे। नेहरू की मृत्यु जो हुई थी वह 27 मई 1964 को हुई थी। ठीक है, तो उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने थे। यह इंपॉर्टेंट है, पीएम बने थे। तो राइट आंसर हो गया जवाहरलाल नेहरू। एक गुलजारी लाल नंदा यह पहले उपाध्यक्ष थे, योजना आयोग के फर्स्ट उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। ठीक है,
मोरारजी देसाई जनता पार्टी सरकार में प्रधानमंत्री बने थे। जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री बने थे 1977 से 79 के बीच, 1977 से 79 के बीच। तो बी इसका राइट आंसर है। इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर डू ऑलमोस्ट ऑल क्लाइमेट एंड वेदर चेंजेस टेक प्लेस? लगभग सभी जलवायु और मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडल के किस परत में होते हैं? आपको पता है मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है, ट्रोपोस्फेयर में। इसका अक्सर डिस्टेंस पूछा जाता है और इसको अरेंज करने के लिए पूछा जाता है। तो अरेंज करने के लिए TSMIE तिस्मई शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो क्षोभ मंडल जिसे ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है, 0 से 12 किलोमीटर की इसका हाइट है। सभी मौसम परिवर्तन की घटनाएं यहीं होती है, सभी मौसमी घटना यहीं होती है। सेकंड है स्ट्रेटोस्फेयर, 12 से 50 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है और यहीं पर ओजोन परत है। ओजोन परत स्ट्रेटोस्फेयर में है। मेसोस्फेयर यानी मध्यमंडल, इसकी हाइट 50 से 80 किलोमीटर के बीच है और यहीं पर उल्का जलते हैं। उल्का पिंड जो होते हैं, उल्का यहीं जलते हैं। आयनोस्फेयर आयन मंडल 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है और यहीं से रेडियो तरंग परावर्तित होती है। रेडियो तरंग परावर्तित होती है, ठीक है। और आखिरी है एक्सोस्फेयर, जिसे बहिर्मंडल कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 400 प्लस किलोमीटर है और यह सबसे बाहरी है, सबसे बाहरी है। तो राइट आंसर हो गया ए, ट्रोपोस्फेयर। अगला सवाल, हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट 2024 पेरिस ओलंपिक्स एंड विच एथलीट वाज द ओनली इंडियन टू सिक्योर 2 मेडल्स इन द एडिशन? 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते और किसने 2 पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बनी थी? इम्पोर्टेंट सवाल है। आपको पता है अभी हाल में हुआ था, 2024 में पेरिस ओलंपिक हुआ था। तो इसमें मनु भाकर ने 2 पदक जीता था। भारत ऑल ओवर 6 पदक जीता था। मनु भाकर का 2 पदक था। पहला था 10 मीटर एयर पिस्टल में, एयर पिस्टल वीमेन कैटेगरी में इन्हें रजत मिला था। और दूसरा 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स में, 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स में इन्हें कांस्य मिला था, कांस्य मिला था। तो ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, विच इंडियन पेंटर क्रिएटेड द आइकॉनिक भारत माता आर्टवर्क पोर्ट्रेइंग द नेशन एज ए गॉडेसेस? किस भारतीय चित्रकार ने प्रतिष्ठित भारत माता कलाकृति की रचना की जिसमें राष्ट्र को देवी के रूप में दर्शाया गया है? भारत माता हम लोग बोलते हैं, तो माता के रूप में, देवी के रूप में अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय चित्रकार हैं। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के संस्थापक हैं। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के संस्थापक हैं, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे हैं, ठीक है। तो इन्होंने भारत माता का चित्र बनाया था, जिसमें उन्होंने देवी के रूप में 4 भुजा का दर्शाया है, जिनके एक भुजा में पुस्तक है, दूसरे में धान, तीसरे में माला और चौथे में सफ़ेद वस्त्र। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सी इसका राइट आंसर है, अवनींद्रनाथ टैगोर।
विच इंडियन शूटर बिकम द कंट्री फर्स्ट एथलीट टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल? किस भारतीय निशानेबाज ने देश के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी बने थे? तो याद होगा आपको 2008 का बीजिंग ओलंपिक, 2008 का बीजिंग ओलंपिक, जिसमें अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड जीता था। यह पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल था। भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता ओलंपिक में बने थे अभिनव बिंद्रा, जो कि 10 मीटर के एयर राइफल कैटेगरी में था। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट फॉर्मली इंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड मोनोपोली ओवर द इंडियन मार्केट, रिफ्लेक्टिंग द शिफ्ट इन ब्रिटिश इकोनॉमी पॉलिसी टुवार्ड फ्री ट्रेड? किस अधिनियम ने औपचारिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय बाजार पर व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया, जो ब्रिटिश आर्थिक नीति में मुक्त व्यापार की ओर बदलाव को दर्शाता है? तो याद रखिएगा, चार्टर एक्ट 1813, इसे मुक्त व्यापार पॉलिसी के रूप में जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गए, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ। ठीक है, सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुए, बस केवल चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। चार्टर एक्ट 1833 में सभी व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए, और यह पूरी तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह अब एक राजनीतिक संस्था बन गई। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया ए, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। जो फ्री ट्रेड की नीति है वह यहीं से लागू हुई थी, तो ये इसका राइट आंसर है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल एम्पावर्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन ए क्वेश्चन ऑफ लॉ? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार देता है? तो यह एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत आता है, परामर्शी क्षेत्राधिकार आर्टिकल 143 के अंतर्गत आता है, जिसमें राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कानून या किसी अन्य तथ्य पर राय मांग सकते हैं। तो यह अनिवार्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को राय देना अनिवार्य नहीं है, लेकिन आमतौर पर वह राय देते हैं। तो बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आर्टिकल 123 या अध्यादेश, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 के अंतर्गत है। 131, जिसमें केंद्र राज्य विवाद में, जब केंद्र और राज्य के बीच विवाद होता है, तो यह जो विवाद है वह सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। इस विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 148, जिसमें सीएजी का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द टेम्पल्स ऑफ तमिलनाडु एंड इवॉल्व फ्रॉम द देवदासी ट्रेडिशन? कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप तमिलनाडु के मंदिरों से घनिष्ठ रूप से जुड़ा है और देवदासी परंपरा से विकसित हुआ? तो देवदासी परंपरा, देवदासियां जो होती थी वह मंदिरों में निवास करती थी। इन्हीं देवदासी परंपरा से भारतनाट्यम विकसित हुआ। यह जो नृत्य है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र पर आधारित है। काफ़ी सवाल इससे पूछा गया है। रुक्मिणी देवी अरुंडेल इन्होंने इसका आधुनिक रूप विकसित किया है। अरुंडेल ने आधुनिक रूप प्रदान किया है, भारतनाट्यम का आधुनिक रूप प्रदान किया है।
काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यह सवाल कई बार पूछा जा चुका है। ए इसका राइट आंसर है। अब है ऑप्शन में कुचिपुड़ी, यह आंध्र प्रदेश का नृत्य है, आंध्र प्रदेश का। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम केरल का है। और है कथक, कथक यूपी और राजस्थान में मुख्य रूप से किया जाता है, यूपी और राजस्थान में। तो ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, टू विच इंडियन स्टेट द कालबेलिया डांस रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को बिलोंग्स। यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त कालबेलिया नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी हाल में यूनेस्को ने 2010 में यूनेस्को ने इसे अपने सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। जो कालबेलिया है वह राजस्थान की यह सांप पकड़ने वाली जनजाति है, सांप पकड़ने वाली जनजाति है। उनका पारंपरिक नृत्य है, इनका पारंपरिक नृत्य है। नर्तक सांप की तरह लहराता है और इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह लोग काले वस्त्र पहनते हैं। इसके प्रमुख जो कलाकार हैं उनका नाम है गुलाबो सपेरा, गुलाबो सपेरा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, राजस्थान के समृद्ध विरासत से जुड़ा हुआ है। ए इसका राइट आंसर है। विच फेस्टिवल मार्क द होम कमिंग ऑफ द लेजेंडरी किंग महाबली। महाबली राजा के घर की वापसी का प्रतीक कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो महाबली केरल का सबसे बड़ा त्यौहार है ओणम। ओणम जो है वह महाबली यानी राजा बलि की वार्षिक घर वापसी का प्रतीक है। यह ओणम का मुख्य दिन होता है, यह जो होता है ओणम का मुख्य दिन होता है। इसे थिरुवोणम कहा जाता है, मुख्य दिन होता है जिसे थिरुवोणम कहा जाता है, थिरुवोणम। आपने देखा होगा कि केरल में इसी समय नौका दौड़ होता है, ठीक है। नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है, फूलों की रंगोली होती है, भोज किया जाता है। तो याद रखिएगा ओणम जो है मलयालम महीना है, उसका नाम है चिंगम, चिंगम में मनाया जाता है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चिंगम महीने में ओणम मनाया जाता है। अगला सवाल, टू विच स्टेट द नुआखली फेस्टिवल बिलोंग विच इज सेलिब्रेटेड आफ्टर द न्यू राइस हार्वेस्ट। नुआखाई त्यौहार जो नई धान फसल की कटाई के बाद मनाया जाता है, किस राज्य से संबंधित है। नुआखाई स्पष्ट है, नुआखाई का मतलब होता है नया खाना, नुआखाई का मतलब होता है नया खाना। ऑब्वियस है, यह कृषि उत्सव है, फसल कटाई के बाद मनाया जाता है। तो यह उड़ीसा का प्रमुख त्यौहार है जिसमें नई फसल धान की देवी को समर्पित करने के बाद यह खाया जाता है, ठीक है। मुख्य रूप से पश्चिमी ओडिशा के संभल में यह मनाया जाता है, संभलपुर जो क्षेत्र है उड़ीसा का, वहाँ सर्वाधिक मनाया जाता है। इसे गणेश चतुर्थी के अगले दिन मनाते हैं, गणेश चतुर्थी के नेक्स्ट डे मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो गया बी ओडिशा। एट विच प्लेस द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन वाज ओरिजिनली इरेक्टेड बिफोर बीइंग शिफ्टेड टू इलाहाबाद फोर्ट। इलाहाबाद स्तंभ लेख इलाहाबाद किले में लाए जाने से पहले मूल रूप से किस स्थान पर स्थापित किया गया था। तो इसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। इसका मूल स्थान जो था वह कौशाम्बी था, मूल स्थान इसका कौशाम्बी था। मुगल काल में खास करके अकबर जहांगीर के समय इसे इलाहाबाद किले में स्थानांतरित किया था। तो मूल स्थान कौशाम्बी था, याद रखिएगा। इसके रचयिता जो थे वो हरिसेन थे, हरिसेन इसके रचयिता थे। इस पर कई बार सवाल पूछा गया है, ठीक है।
तो रचयिता हरिसेन जो थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि भी थे, इसको भी याद रखिएगा। बी इसका राइट आंसर है। विच स्कॉलर इज क्रेडिटेड विद द प्रोड्यूसिंग द मोस्ट ऑथोरिटेटिव डिसिफरमेंट एंड ट्रांसलेशन ऑफ द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। इलाहाबाद स्तंभ लेख का सर्वाधिक प्रमाणिक पठन एवं अनुवाद करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर होगा J.F. फ्लिट। J.F. फ्लिट ने काफ़ी ऑथेंटिक रूप से इलाहाबाद प्रशस्ति का जो ट्रांसलेशन है उन्होंने किया है। उसका नाम दिया गया है इंस्क्रिप्शन ऑफ द अर्ली गुप्ता किंग्स। इंस्क्रिप्शंस ऑफ अर्ली गुप्ता किंग्स, यह उसके ट्रांसलेशन का जो बुक है एक तरीके से, उसका नाम है। 1888 में यह बुक ट्रांसलेट किया गया था। याद रखिएगा जेम्स प्रिसेप ने सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पहली बार पढ़ी थी। पहली बार पढ़ा कब? 1837 में। ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम ये ASI के प्रथम महानिदेशक थे, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट महानिदेशक थे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। D.R. भंडारकर जो थे वो पुरातत्वविद थे। इनकी एक पुस्तक भी आती है। तो डी इसका राइट आंसर है, J.F. फ्लिट। अगला सवाल, विथ रेफरेंस टू द रेन ऑफ औरंगजेब कंसिडर द फॉलोइंग। औरंगजेब के शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ही री इम्पोज द जजिया टैक्स। औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लगाया था कब? 1679 में पुनः जजिया कर लगाया। ठीक है। सेकेंड है ही एनेक्स्ड बीजापुर एंड गोलकुंडा। उसने बीजापुर और गोलकुंडा को मिलाया था। तो बीजापुर और गोलकुंडा, बीजापुर को 1686 में और गोलकुंडा को 1687 में, इन दोनों को औरंगजेब ने जीता। तो दूसरा कथन भी सही है। याद रखिएगा जजिया 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने पुनः लागू किया था और इसे सबसे पहले औरंगजेब ने हटाया, अकबर ने हटाया था। अकबर ने 1564 में जजिया लेना बंद कर दिया था, जजिया हटा दिया था। ठीक है। थर्ड पॉइंट है इज डेक्कन कैंपेन स्ट्रेंथन मुगल फाइनेंसेस। उसके दक्कन अभियान ने मुगल वित्त को मजबूत किया। ऑब्वियस है यह गलत है। 27 साल तक औरंगजेब दक्कन में लड़ता रहा, 1681 से 1707 तक। भारी भरकम साम्राज्य के वित्त का इसमें उपयोग किया गया, खजाना खाली हो गया और कहीं ना कहीं यहीं से मुगल साम्राज्य के पतन को और तेज बनाया, अग्रसर किया, पतन की ओर अग्रसर किया। तो राइट आंसर होगा ओनली 1 and 2। ए इसका राइट आंसर है। द फेमस इंडियन फुटबॉल क्लब मोहन बागान इज बेस्ड इन विच सिटी। प्रसिद्ध भारतीय फुटबॉल क्लब मोहन बागान किस शहर में स्थित है? मोहन बागान कोलकाता में है। याद रखिएगा कोलकाता में है। यह एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है। ठीक है, फुटबॉल क्लब है जो कि कोलकाता में है। इसका जो महत्वपूर्ण है कि 1911 में इन्होंने ब्रिटिश टीम को हराया था। 1911 में ब्रिटिश टीम को हराया था इसी मोहन बागान में। ऐतिहासिक जीत के रूप में जाना जाता है। अब द 80th मोहन बागान के नाम से ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। द फेमस इंडियन फुटबॉल क्लब मोहन बागान इज बेस्ड इन विच सिटी। प्रसिद्ध भारतीय फुटबॉल क्लब मोहन बागान किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए ईटानगर, गुवाहाटी, कोलकाता या दिल्ली। मोहन बागान आपको पता है एशिया का
फर्स्ट फुटबॉल क्लब है जो कि कोलकाता में स्थित है। सी इसका राइट आंसर है। यह 1889 में बनाया गया था, 1889 में बनाया गया था। याद रखिएगा, यहाँ एक 1911 में जीत मिली थी, 1911 का IFA शील्ड, जिसमें ब्रिटिशों को पराजित किया गया था, ब्रिटिश टीम को हराया गया था। तो यह काफ़ी ऐतिहासिक जीत रहा है। सी इसका राइट आंसर है, कोलकाता। तो ये था SSC CHSL 2025 के मेंस के जीके जेएस के क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।